दोस्तों, क्या मध्य पूर्व की जंग अब भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है? और क्या प्रधानमंत्री मोदी खुलकर इजरायल के साथ खड़े हैं? और क्या विपक्ष इस मुद्दे को घरेलू राजनीति में बदलना चाहता है? आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इजरायल की। हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट फ्रेंड कहा। उन्होंने सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं चुने, बल्कि यह भी जोड़ा कि इस कठिन समय में भारत और भारतीय जनता ने इजरायल के साथ खड़े होकर इनॉर्मस फ्रेंडशिप दिखाई है। यह बयान सामान्य परिस्थितियों में नहीं आया था। यह उस दौर में आया जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू की। एक ऐसी कार्रवाई जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। इस घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए। बेत शेमेश में एक सिनेगॉग पर हमला हुआ जिसमें 9 लोगों की जान गई, और यही वह स्थान था जहां नेतन्याहू खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे। यानी शब्द केवल स्टूडियो में नहीं बोले गए थे, वे एक हमले के मलबे के बीच बोले गए थे। अब यहां असली रणनीतिक परत समझनी जरूरी है। भारत ने आधिकारिक तौर पर डी एस्कलेशन और सिविलियन प्रोटेक्शन की बात की, यानी भारत ने संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन इजरायल ने उसी रुख को नैतिक समर्थन के रूप में देखा। यही अंतर कूटनीति की बारीकी दिखाता है। बयान संतुलित हो सकता है, लेकिन उसका संदेश अलग अलग देशों द्वारा अलग तरीके से पढ़ा जाता है। और जब इजरायल खुले तौर पर भारत को ग्रेट फ्रेंड कहता है, तो यह संकेत देता है कि भारत इजरायल स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अब सिर्फ रक्षा सौदों या तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं रही। यह भरोसे और राजनीतिक समर्थन के स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समीकरण कभी एक तरफा नहीं होते। जैसे ही कोई देश भारत को अपना करीबी सहयोगी घोषित करता है, वैसे ही घरेलू राजनीति भी सक्रिय हो जाती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री के बयान के बाद देश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा, क्या भारत किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करता है? और क्या ऐसी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप मानी जा सकती है? ये सवाल सिर्फ कूटनीतिक नहीं था, ये नैतिक आधार पर उठाया गया प्रश्न था। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि न तो एक तरफा हमला स्वीकार्य है और न ही प्रतिशोधी हमले समाधान है। उनके अनुसार भारत को एक स्पष्ट नैतिक रुख लेना चाहिए, यानी बहस अब सिर्फ रणनीति की नहीं, मूल्य और सिद्धांतों की भी हो चुकी थी। इसी क्रम में सोनिया गांधी ने भी एक लेख लिखकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर और भारत के संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला दिया। उन्होंने संकेत दिया कि भारत की विदेश नीति अपने ऐतिहासिक नैतिक ढांचे से अलग नहीं होनी चाहिए। अब यह मुद्दा केवल ईरान या इजरायल तक सीमित नहीं रह जाता। असल सवाल ये बन जाता है, क्या भारत की विदेश नीति रणनीतिक संतुलन पर आधारित है, या फिर आलोचकों के अनुसार ये नैतिक चुप्पी है? और इसी बीच हालात और जटिल हो जाते हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएई और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तनाव खाड़ी क्षेत्र में फैल गया और यहीं पर एक नया आयाम जुड़ता है। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी स्थिरता अचानक एक वास्तविक चिंता का विषय बन जाती है। अब यह बहस केवल सिद्धांत की नहीं रही, ये सीधी तौर पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ गई है। यहीं से कहानी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि विदेश नीति के हर निर्णय का असर सीमाओं के बाहर बसे भारतीयों तक पहुंचता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इसी बीच एक और मोर्चा गर्म होता दिखाई दे रहा है। इजरायल के यूएन एम्बेसडर डैनी डैनन ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका इजरायल अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। उन्होंने इसे सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताया, यानी अस्तित्व के लिए खतरा। जब किसी संघर्ष को इस स्तर पर परिभाषित किया जाता है, तो यह संकेत होता है कि पीछे हटने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन उसी समय जमीन पर एक और दर्दनाक घटना हुई। ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल में विस्फोट हुआ। 165 से अधिक लोगों की मौत हुई और उनमें कई बच्चे भी शामिल थे। युद्ध जब रणनीति से निकलकर बच्चों की जान लेने लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कड़ी निंदा की। यूनिसेफ ने इसे डेंजरस मोमेंट कहा, यानी स्थिति उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नियंत्रण खो सकता है। तनाव यहीं नहीं रुका। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ और इसके साथ ही ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर चेतावनी दे दी। अब यहां से मामला केवल सैन्य संघर्ष का नहीं रह जाता, क्योंकि होर्मुज दुनिया की तेल आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। यदि ये बाधित होता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति तुरंत प्रभावित होगी, और जब तेल प्रभावित होता है, तो उसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता। भारत जैसी बड़ी आयातक अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, आयात बिल बढ़ेगा,
मुद्रा पर दबाव आएगा। यानी ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का नहीं है, ये ऊर्जा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा का भी युद्ध है। और जब संघर्ष इस स्तर पर पहुंचता है तो भारत जैसे देश केवल दर्शक नहीं रह सकते। यहीं से भारत की सक्रिय कूटनीति शुरू होती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से आपातकालीन बातचीत की। ये सामान्य कूटनीतिक कॉल नहीं थी, ये परिस्थिति की गंभीरता का संकेत थी। और ये बातचीत अचानक नहीं हुई थी। इससे पहले ही सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं से भी चर्चा हो चुकी थी। यानी संवाद की एक पूरी श्रृंखला चल रही थी। अब सवाल है, इतनी तेजी क्यों? क्योंकि खाड़ी क्षेत्र सिर्फ भू राजनीतिक मानचित्र का हिस्सा नहीं है। वहां लाखों भारतीय काम करते हैं, वहां भारत की ऊर्जा आपूर्ति जुड़ी है, वहां भारतीय परिवारों की आजीविका जुड़ी है। अगर क्षेत्र में युद्ध फैलता है तो यह सिर्फ सैन्य संकट नहीं होगा, ये मानवीय और लॉजिस्टिक चुनौती बन जाएगा। और वही चुनौती भारत के सामने सबसे पहले आएगी। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑपरेशन सहायता शुरू किया। विशेष उड़ानें दिल्ली और मुंबई पहुंची हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी पहले से शुरू कर दी गई है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये ग्राउंड लेवल प्रिपेयर्डनेस है। अब पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ भारत इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रख रहा है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है और साथ ही ईरान से संवाद का रास्ता भी बंद नहीं कर रहा। यानी किसी एक ध्रुव की तरफ झुकाव नहीं, बल्कि बहुदिशात्मक संतुलन। यही बैलेंसिंग एक्ट आज भारत की विदेश नीति की पहचान बन चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब इस पूरी भू राजनीतिक हलचल के बीच एक और बड़ा कदम उठाया गया और इस बार मंच था नई दिल्ली का। इसी उथल पुथल के माहौल में भारत और कनाडा ने $2.6 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई समझौता साइन किया। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस डील को अंतिम रूप दिया। लेकिन इसे सिर्फ यूरेनियम खरीद समझना अधूरा होगा, क्योंकि ये समझौता उस पृष्ठभूमि में आया है जहां 2023 के कूटनीतिक तनाव के बाद दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़ गए थे। इसलिए ये सौदा ऊर्जा से ज्यादा विश्वास बहाली का संकेत है। इसे एक तरह से रिश्तों का रीसेट कहा जा सकता है। अब इस रीसेट का लक्ष्य भी स्पष्ट है, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाना और सहयोग को केवल यूरेनियम तक सीमित न रखना। क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी, रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स में तालमेल, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसी भविष्य की परमाणु तकनीकों में सहयोग। यानी ये केवल वर्तमान की जरूरत पूरी करने का कदम नहीं है, ये आने वाले दशक की ऊर्जा संरचना तैयार करने की शुरुआत है। और ध्यान दीजिए, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में भारत केवल तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो समानांतर ऊर्जा स्तंभ तैयार कर रहा है। एक तरफ तात्कालिक संकट प्रबंधन, दूसरी तरफ दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव रणनीति में। भारत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, भारत पहले से तैयारी कर रहा है और यही तैयारी आने वाले वर्षों की शक्ति संतुलन तय करेगी। दोस्तों, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और इसी बीच भारत एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है। इजराइल के साथ भरोसे का रिश्ता, खाड़ी देशों के साथ संतुलित संवाद, ईरान से चैनल खुले। यही है आज की भारतीय कूटनीति। न किसी एक ध्रुव की राजनीति, न भावनात्मक प्रतिक्रिया, बल्कि बहुदिशात्मक रणनीतिक संतुलन। अगर आपको लगता है कि ऐसा डिटेल्ड, कनेक्टेड और भारत केंद्रित विश्लेषण जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है।